सो हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माई चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 6 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं, उनको आप लोग प्लीज़ देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उनको समझाने की कोशिश की है और एक एक टॉपिक उसमें आपको कवर कराया है मैंने। तो इसी के साथ आज हमारे बारी है चैप्टर नंबर 7 की, और चैप्टर नंबर 7 है आपका खेल कूद में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। आप लोग समझते आ ही रहे हैं चैप्टर 1 से कि हम जितने भी चैप्टर कर रहे हैं उन सब में जो एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं वो फिजिकल एजुकेशन का है। यानी कि आप कुछ भी पढ़ के आ रहे हैं, चाहे चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, वो सभी के सभी स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। और उसमें एक चीज़ आपको मेन दिख रही है, वो है खेल कूद, शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो यानी कि आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपको एक चीज़ को ध्यान में रखते पढ़ना है कि उसका शारीरिक शिक्षा में क्या इंपॉर्टेंस है, शारीरिक शिक्षा के अकॉर्डिंग उसको क्या कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको मैं बता दूं एक बार कि इसमें आपको जो ये एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, इसमें आप शरीर की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जानेंगे आप। और आप एक नई चीज़ इसमें थोड़ा सा जानेंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अमेजिंग भी है। अगर आप लोग एंड तक मेरे साथ बने रहोगे तो ये चैप्टर आपको चुटकियों में समझ में आने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे ट्रिक्स भी बताने हैं आपको। एंड साथ ही साथ आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान भाषा में समझाना है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो मैंने आपके लिए और भी ज़्यादा इस चैप्टर को इजी कर दिया है, ताकि आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाए, एग्जाम आपके नज़दीक है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो ये चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं स्किप करना है, नहीं अपने 5 मार्क्स गंवाने हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। समझने से पहले एक बार हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो शरीर रचना विज्ञान या शरीर संरचना विज्ञान। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एनाटॉमी भी कहते हैं। अब देखो, आप लोगों को ना नाम से ही समझ में आ रहा है, हम लोग अलग अलग स्टडीज़ पढ़ते हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिकल पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वैसे ही जिसमें हम अपनी शरीर की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जिसमें आप अपने शरीर की, यानी कि जिसमें आप मानव शरीर के अपने शरीर की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं शरीर संरचना विज्ञान। यानी कि जिसमें हम मनुष्य के, आपके शरीर की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, इस अध्ययन को हम बोलते हैं शरीर संरचना विज्ञान। और आप लोग जानते हैं कि जिसमें हम शरीर से संबंधित बात करेंगे वो बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। तो यानी कि ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। समझ में आ गया आपको? तो एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी। तो एनाटॉमी जो है वो एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ठीक है, जो किससे कंसर्न रखती है? जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना। ठीक है, जो संरचनाओं का अध्ययन करती है, किसका? ऑर्गेनिज्म, यानी कि शारीरिक संरचना का, उसके अंगों का, एंड देयर पार्ट्स। तो जो एनाटॉमी है वो इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ठीक है, तो आपको एक चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान आपको क्लियर हो गया है इसके शब्दों से ही, कि हम जिसमें मानव शरीर की जो संरचनाएं हैं, जो अंग हैं, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो श्वसन संस्थान है हमारी बॉडी में, पाचन क्रिया संस्थान है, स्नायु संस्थान है, अस्थि संस्थान है, ये सभी के सभी जो संस्थान हैं उनका जिसमें हम अध्ययन करते हैं, जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी या फिर शरीर संरचना विज्ञान। तो इसकी दो कैटेगरी हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो, मैक्रो या फिर इसे हम बोल सकते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ग्रॉस या मैक्रो मतलब जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बहुत इजीली।
ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे जो हार्ट, हम अपने हार्ट को आसानी से देख सकते हैं, फेफड़ों को यानी कि लंग्स को, और तो और अपनी बोन्स को भी हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो जिसमें हार्ट, लंग्स और तो और जो हमारी बोन्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रो एनाटॉमी। ठीक है। इसके अंतर्गत ना 3 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है आपका प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान। तो आपको प्रणालीगत यानी कि सिस्टमैटिक एनाटॉमी के अंतर्गत आपको बताना है कि ये एक प्रकार का अध्ययन है जिसमें ना हम, आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं। तो जिसमें संरचना के किसी एक समूह का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी एक समूह का अध्ययन करेंगे जो किसके लिए उत्तरदायी होगा? जो आपकी किसी शारीरिक गतिविधि के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारी पेशीय प्रणाली है, ठीक है, पेशीय प्रणाली के अध्ययन से ना आप ये समझ पाएंगे कि जो शरीर है, शरीर के सभी कंकालों का भी आप अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है। तो पेशीय प्रणाली क्या है? पेशीय प्रणाली जो है वो एक समूह है। आप उस समूह के अध्ययन से आप कंकाल पेशियों का भी आप उसके बारे में जान पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि किसी एक समूह का अध्ययन किया जाता है जो किसी एक विशेष शारीरिक गतिविधि के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अब उसका दूसरा पार्ट है क्षेत्रीय रचना विज्ञान। ठीक है, जिसे आप रीजनल एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इससे पहले आपने पढ़ा प्रणालीगत, उसमें शरीर जो संरचनाएं हैं उसके एक समूह का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्षेत्रीय संरचना रचना के अंतर्गत आप लोग जानेंगे कि इसमें शरीर जो है यानी कि मानव शरीर के किसी एक विशेष हिस्से का, उसमें एक अध्ययन, उसमें एक समूह का अध्ययन था इससे पहले वाले में, इसमें है किसी एक विशेष हिस्से का, ठीक है, हिस्से का अध्ययन करेंगे जिसमें उपस्थित विभिन्न संरचनाएं होंगी। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान है इसके अंतर्गत हम एक विशेष हिस्से में उपस्थित जो संरचनाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं इत्यादि। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी जो है वो रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें, देखो एक उदाहरण लेते हैं कि आप लोग जानते हैं इसमें बोला गया है कि विशेष हिस्से में उपस्थित विभिन्न जो संरचनाएं हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। तो पेट के अध्ययन में शरीर के उस हिस्से में उपस्थित सभी तंत्र, रक्त वाहिकाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब हम पेट का अध्ययन करेंगे ना, तो पेट के अध्ययन में क्या होगा? पेट के अध्ययन में आप लोग देखेंगे कि जितनी भी तंत्र होंगे, जितनी भी रक्त वाहिकाएं होंगी, उनका भी अध्ययन हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान। उसके बाद आता है आपका सतह शरीर रचना विज्ञान, जिसे आप बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस एनाटॉमी के अंतर्गत या इस विज्ञान के अंतर्गत ना हम शरीर की बाहरी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब शरीर की बाहरी विशेषताएं मतलब जैसे हमारे नेल्स हो गए हैं, हमारे बाल हो गए हैं, त्वचा हो गई है, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे शरीर की बाहरी विशेषताएं तो हैं। आंतरिक विशेषताएं कौन सी रहेंगी? जो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है। तो जिसमें हम त्वचा, नाखून, बाल इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो माइक्रो एनाटॉमी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रणालीगत, क्षेत्रीय और सतह। बाद में आप लोग शरीर रचना विज्ञान जोड़ देना, तीनों का मतलब भी आपको मैंने समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इसका दूसरी जो श्रेणी थी वो है माइक्रोस्कोपिक। देखिए आपने पहली तो समझ ली मैक्रो एनाटॉमी। इसमें क्या समझा आपने कि जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमने बात की थी हार्ट, लंग, हमारी बोन्स, आप इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है। अब दूसरी जो श्रेणी है यानी कि एनाटॉमी का जो दूसरी श्रेणी है वो है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। नग्न का मतलब होता है कि जिन अपनी मतलब आपको इन्हें देखने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे इसमें 2 दिए हुए हैं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जो है एक प्रकार की स्टडी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं उनकी आंतरिक जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग समझ ही जा चुके हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। अब ये बोल रहे हैं कोशिका के आंतरिक संरचना, तो आप लोग सोचिए कि कितना मतलब बहुत 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 ही ज़्यादा छोटी
कोशिका, उस कोशिका के अंदर की जो संरचना है उसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है। और आप लोग देखते हैं कि कोशिका को देखने के लिए या झिल्ली को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी आंखें नग्न नहीं होंगी, यानी कि आपकी आंखों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी इन पार्ट्स को देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऊतक विज्ञान, टिश्यू। आप लोग जानते हैं कि टिश्यू, ऊतक को इंग्लिश में हम टिश्यू बोलते हैं और इस विज्ञान को हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हमारी ऊतक होते हैं, जो हमारे कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसको भी हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहला है आपको माइक्रो एनाटॉमी एंड सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में आपको अंतर रखना है और दोनों को बहुत अच्छे से मैंने स्पष्ट किया है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए हों ये दोनों टॉपिक। नहीं हुए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिजियोलॉजी की। आपने समझ लिया शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान के बारे में। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब आपको बस यहाँ पे दो टर्म चेंज करनी है। देखिए सर, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था उसमें था संरचना। ठीक है। तो संरचना में आपने क्या बताया था कि जिसमें मानव शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अब आपका टॉपिक है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि मनुष्य के शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। उन सभी का अध्ययन जो है वो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है, यानी कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत शरीर शरीर के सभी अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। शरीर के सभी अंगों के अध्ययन का कार्य किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग हैं और विभिन्न अंग के विभिन्न काम हैं। जैसे हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना। बोन्स का काम क्या है, हमारे लंग्स का काम क्या है, हमारे ब्रेन का काम क्या है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी इसका अध्ययन हम जिसमें करेंगे वो हो जाएगा फिजियोलॉजी। ठीक है। यानी कि जिसमें हम शरीर के विभिन्न अंग हैं, हमारे हार्ट, लंग्स, बोन्स, किडनी, जो भी अंग हैं, ठीक है, जिसका अध्ययन हम देखेंगे कि पहले वो अंग क्या है, उसके वो कैसे काम करता है, यानी कि इसकी कार्यविधि का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फिजियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस। तो फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम। ठीक है। तो जिसमें जो फिजियोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी, स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म इन लिविंग सिस्टम की। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, दोनों चीज़ में अंतर स्पष्ट रखना है आपको, शरीर संरचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान। क्रिया विज्ञान में हम ऑर्गन्स जो हैं, जो अंग हैं, उनके कार्य का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसको फिजियोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी अंगों के कार्य और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। या हम इसको दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर के सभी जो अंग हैं वो आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक है। वो किस प्रकार से आपस में तालमेल स्थापित कर पा रहे हैं। तो ये आप तभी जान पाएंगे जब आप उन अंगों का अध्ययन कर पाएंगे, उन अंगों के कार्य का अध्ययन कर पाएंगे। और जिसमें अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की है, वो ये कि शरीर, देखिए कुछ भी टॉपिक आपके चैप्टर में रख देते, लेकिन इन्होंने आपके चैप्टर में केवल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्यों रखा, कोई ना कोई तो इसका पर्सपेक्टिव होगा। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये कि जो एनाटॉमी है और जो फिजियोलॉजी है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। यानी कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, एक दूसरे के पूरक है। तो अगर किसी की एक अगर यानी कि अगर आप शरीर रचना विज्ञान का नहीं होगा या उसका अध्ययन नहीं करते हैं तो आप फिजियोलॉजी का भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो किसी एक अंग की कार्यविधि के विषय में हम तभी जान सकते हैं जब आपने उस अंग की संरचना की जानकारी ली हो।
आप हार्ट के बारे में तभी आप बता पाएंगे या कुछ वो कर पाएंगे जब आपने पता होगा कि हार्ट कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है उसके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की जो विभिन्न श्रेणियां हैं। आप जानते हैं कि हमने जो हमारा फर्स्ट जो था एनाटॉमी, उसकी भी दो श्रेणी थी, मैक्रो एंड माइक्रो। तो अब बारी है शरीर क्रिया विज्ञान की जो श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम श्रेणी की बात करें तो आपकी जो प्रथम श्रेणी है वो मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब आपको समझ में आ गया है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम मनुष्य के जो विशेष अंग है या जिसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, मनुष्य के जो ऑर्गन्स हैं उनका अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत उसे क्या बोलते हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो श्रेणी है वो सेल्यूलर फिजियोलॉजी। अब सेल्यूलर फिजियोलॉजी का मतलब है कि इसमें ना हम कोशिकाओं के कार्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के कार्य का आप जानते हैं कि कोशिकाओं के भी, कोशिका पहली बात तो एक छोटा सा बहुत बहुत एक छोटा तत्व है, और जिस उसके क्या कार्य हैं, उसके कार्यों का जो हम अध्ययन करेंगे वो बन जाएगा सेल्यूलर फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रणालीगत शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रणालीगत शरीर क्रिया विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत ना हम शरीर की जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रणालियां मतलब जैसे हमारा लंग्स, हमारा जो हार्ट है, हमारे जो बोन्स है वो किस प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, उनके क्या फंक्शंस हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो जिसमें हम मानव शरीर का अध्ययन करते हैं उसे हम मानव शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। जिसमें हम सेल्यूलर यानी कि सेल्यूलर का मतलब होता है जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, सेल। आपको पता है कि कोशिका को सेल कहते हैं इंग्लिश में, तो आपको याद रखना है सेल्यूलर फिजियोलॉजी यानी कि इसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के कार्यों का अध्ययन करते हैं, दैट इज सेल्यूलर फिजियोलॉजी। एंड उसके बाद आपका तीसरा है सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रणालियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रणालीगत क्रिया विज्ञान। ठीक है, जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे बोल देंगे हम सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। तो इस प्रकार से आपको फिजियोलॉजी समझ में आ चुका होगा एंड उसकी जो कैटेगरी है वो भी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम अगले विषय की ओर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा शरीर क्रिया विज्ञान तथा रचना विज्ञान का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, इसको समझेंगे तो आप इतना समझ के आपको पता चल ही गया है कि इसकी इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको आपके शरीर का ज्ञान होगा, अगर आपको आपके बॉडी पार्ट्स का नॉलेज होगी, कैसे वो वर्क कर रहे हैं उनको आपका पता होगा, तो कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ के बारे में भी तो पता रहेगा ना कि कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। हम अपने बॉडी पार्ट्स को किन चीज़ों में, मतलब कई बार होते हैं ना, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, हम कुछ ऐसे भी स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, जस्ट लाइक कि मेरा पैर ठीक नहीं है या मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है, बट मैं किसी ऐसे स्पोर्ट में जा रही हूँ जहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि मेरे हाथ पे या पैर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिव वे में चला जाएगा और उससे मेरे पैर को या हाथ को काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। तो आपको जब पता रहेगा कि हाँ, आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आपकी इस मांसपेशियों में प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं करना है, और अगर आप कुछ मूवमेंट करेंगे, कुछ प्रेशराइज़ करेंगे उसको, तो वो कहीं न कहीं आपको इंजरी हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको जब ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे स्पोर्ट का चयन कर पाएँगे। इनफैक्ट आप अपने सुविधा के अनुसार नहीं भी करेंगे। तो इसी प्रकार से जो एनाटॉमी है और जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो शरीर के अंगों की संरचनाओं की जानकारी मिलती है, यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो इससे ना आपको आपके शरीर की जो संरचनाएं हैं, ठीक है, उनकी जो बनावट है, जो आकार है, जो स्वरूप है और जो स्थिति है, इनफैक्ट जो भार है, उसके बारे में भी आपको एक विस्तृत जानकारी जो है वो मिल जाती है। और इस जानकारी के आधार पर ही जो हमारे प्रशिक्षक होते हैं, जो फिजिकल एजुकेटर होते हैं, वो विद्यार्थियों की विशेषताओं के अनुसार क्या कर पाते हैं, उनके लिए उपयुक्त खेलों का चयन करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो यानी कि जब उनको पता चल जाएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, उनकी शरीर रचना कैसी है, बनावट कैसा है, आकार कैसी है, स्थिति कैसी है, उनका भार कैसा है, तो वो बच्चों को ना अच्छे से गाइड कर पाएंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स में उनको भेज पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जब बच्चे जो हैं वो अपनी आवश्यकता के, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग किसी स्पोर्ट का चयन करेंगे, तो इससे बच्चों के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो उन पे दिखेगा। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है शरीर के अंगों की संरचना की जानकारी मिलती है। दूसरा आप बता सकते हैं कि शरीर के विभिन्न कार्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंग जो हैं, आपको पता रहेगा कि आपके जो शरीर में बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, जो फंक्शंस है वो कैसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये रहेगा कि आपको क्या करना है, किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे किसी काम को करना है, किस प्रकार का वर्कआउट करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। ठीक है, तो शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर के विभिन्न अंगों की जो कार्यविधि होती है उसके बारे में जब आपको जानकारी प्राप्त होती है, तो शरीर के विभिन्न संस्थानों के कार्य की जानकारी के बिना ही विद्यार्थियों को दिया गया प्रशिक्षण जो है वो निरर्थक हो जाता है। यानी कि जस्ट इमेजिन कि मैंने किसी को बोला कि कोई स्टूडेंट जो है वो वेट लिफ्टिंग के लिए जाए। अब वेट लिफ्टिंग में मैं नहीं देख रही हूँ कि उसके शरीर की संरचना कैसी है, उसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, उसका वेट कैसा है, उसके बनावट कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। मैं ये सारी चीज़ों को इग्नोर किए बिना ही उसको वेट लिफ्टिंग में भेज देती हूँ। तो क्या वेट लिफ्टिंग में ये चीज़ आपको दिखेगी कि वो नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वेट लिफ्टिंग की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको किसी भी जो उस व्यक्ति है उसके शरीर की क्रियाओं का, उसके शरीर के ऑर्गन्स का, उसके शरीर की बनावट का ज्ञान होगा। तो दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंस क्या है कि इस शरीर के विभिन्न अंगों की जानकारी मिलती है। उसके बाद आप तीसरा बताएंगे खेलों में चुनाव में सहायक होता है, यानी कि हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही ऊपर स्पष्ट कर दी है कि विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक रचनाएं जो होती हैं और जो क्रियात्मक क्षमता होती है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि हर एक स्पोर्ट में आप देखते हैं ना, अलग एक स्टेमिना, अलग एक शारीरिक रचना और क्रियात्मक जो क्षमता है उसकी ज़रूरत होती है। अब शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की उचित जानकारी से हमें क्या होगा, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनकी संरचना और उनके कार्य संबंधी जो क्षमताएं हैं उनमें जानकारी मिलेगी। अब जैसे आप लोग मानिए छोटे कद के व्यक्ति जो होते हैं, छोटे कद के भारी व्यक्ति के लिए भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग या कुश्ती जो है वो एक बेहतर विकल्प है। या आपने कब देखा, जब आपने उसकी संरचना देखी, आपने बनावट देखी, आपने भार देखा, तभी तो आपने किसी मोटे व्यक्ति को बोल पाए ना, या किसी छोटे व्यक्ति जिसका भार बहुत ज़्यादा है, आप तभी बोल पाए कि आपको वेट लिफ्टिंग में जाना चाहिए, आपको कुश्ती आपके लिए बेटर है। और आप लोग देखते भी हैं कि कुश्ती हो गया है, रेसलिंग वगैरह या दौड़ हो गई है, इनमें ना ज़्यादातर छोटे कद के व्यक्ति ही वो कर पाते हैं, यानी कि जीत के आते हैं। तो ये आप तभी किसी चीज़ को आप किसी को तभी सजेस्ट कर सकते हैं जब आपको उनकी बॉडी का पता हो, आपको गेम का पता हो कि इस गेम में अच्छा इस प्रकार के व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, तो क्यों ना हम इसको भेजें। तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ भी ऐसा स्पोर्ट्स से संबंधित हो तो आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे अपना इस प्रकार से आप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करिएगा, ताकि आप लोग भी किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जीत सकें। तीसरा है प्रशिक्षक कार्यक्रम में सहायक होते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि हेल्पफुल इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा क्या होता है कि किसी भी खिलाड़ी की जो शारीरिक संरचना है और उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके उस खिलाड़ी के लिए हम विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका शारीरिक पुष्टि में सहायक होता है, यानी कि हेल्प इन फिजिकल फिटनेस। तो मानव शरीर रचना विज्ञान और जो क्रिया विज्ञान की जानकारी से क्या होता है कि इससे हमें जो विद्यार्थी होते हैं जो खेल में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके किसी विशेष कौशल की हमें आवश्यकता होती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि छोटी दौड़ों के प्रति, छोटी जो दौड़ होती है या जो कम मीटर की दौड़ होती है, उनके लिए गति की
और लंबी दौड़ों के लिए हमें क्या होता है, अधिक सहन क्षमता की आवश्यकता होती है। तो जब आपने बच्चों का ये सारी चीज़ें वो कर लिया, आपने एनाटॉमी भी देख लिया, आपने फिजियोलॉजी का भी अध्ययन कर लिया, तो आप इस चीज़ में सहायक होंगे कि आप शारीरिक पुष्टि के अकॉर्डिंग आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भेज पाएंगे। ठीक है। उसके बाद है खेल चोटों से बचाव में सहायक होता है, यानी कि हेल्प प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। तो मानव शरीर रचना विज्ञान और जो शरीर क्रिया विज्ञान है, उससे क्या होता है कि उसकी नॉलेज से आप लोग खेल चोटों की जो संभावना है उसको कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोमल अंगों के बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आपको पता रहेगा कि हमारे ऑर्गन्स कैसे वो है, अगर उन पे चोट लग जाएगी तो कैसे वो करना है, तो जब आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो चोट लगने की संभावना है वो कम हो जाएगी, आप अच्छे से खेल पाएंगे क्योंकि आपको पता है। ठीक है। उसके बाद है प्राथमिक सहायता में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन फर्स्ट एड। तो किसी भी चोटग्रस्त हिस्से को प्रभावित या प्राथमिक सहायता तभी दी जा सकती है जब उस अंग की संरचना और कार्य के विषय में पूरी नॉलेज हो। ठीक है। यानी कि कभी भी आपने देखा है ना, आप किसी को भी अगर कहीं आपके आसपास ही किसी को कुछ चोट लगती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप उसके अनुकूल ही आप देखेंगे कि चोट क्या लगी है। ठीक है, आप देखेंगे कहाँ पे लगी है, तो उसके अनुसार ही तो आप उस कार्य करेंगे ना, उसके अनुसार ही आप उनको उसको प्रिवेंट करेंगे। तो इसीलिए जो एनाटॉमी है एंड जो फिजियोलॉजी है वो प्राथमिक चिकित्सा में भी सहायता करता है। यानी कि जब आपको ऑर्गन्स का पता होगा कि किस ऑर्गन में चोट लगी है, किस पार्ट में चोट लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी सहायता कर सकेंगे। फिर आपका सातवां जो इम्पोर्टेंस पे आप बता सकते हैं कि पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता, यानी कि कुछ विशेष खेल चोटों की पुनर्वास प्रक्रिया के लिए भी शरीर रचना विज्ञान की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे यदि हमें अस्थियों या जोड़ों या फिर मांसपेशियों की जानकारी होगी, तभी हम प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रम जो है वो प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको इम्पोर्टेंस का पता रहे। और ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो भी लॉन्ग पे। ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अस्थि तंत्र संस्थान। ठीक है, मैंने आपको बताया था मनुष्य के शरीर में बहुत प्रकार के संस्थान होते हैं, जिसमें से एक है आपका अस्थि तंत्र संस्थान, जिसे आप स्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। तो स्केलेटन हम लोग सभी 10th तक बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, इस बात को तो आप सभी जानते हैं। इनफैक्ट आपको पता भी है कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, जन्म के समय कितने बोन्स होते हैं, बट एक बार फिर भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, जन्म के समय क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में ना 270 टोटल बोन्स होते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो संख्या थोड़ी सी घट जाती है, 213 रह जाती है। अब जब वो और बड़ा होता है तो वो संख्या इतनी घट जाती है कि वो 206 रह जाती है। ठीक है। तो यानी कि 3 स्टेजेस में क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो कम होती हैं। सबसे पहले बच्चा छोटा होता है, जब उसका बिल्कुल जन्म एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है तो 270 होते हैं उसकी बोन्स। देन 213 रह जाती है जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जब वो ज़्यादा ही थोड़ा सा वयस्क हो जाता है या वयस्क अवस्था में जब वो पहुंचता है, तो उसकी जो हड्डियों की जो संख्या है या वो जो अस्थियों की जो संख्या है वो 206 रह जाती है। ठीक है। अगर हम मानव संस्थान की बात करें या सॉरी मानव अस्थि संस्थान की बात करें, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है, एक बार आप खुद ही देखिए अपनी बॉडी को कभी, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग आपकी बॉडी जो है वो 4 प्रकार से जुड़ी हुई है। जैसे खोपड़ी, खोपड़ी मीन्स स्कल, उसके बाद फिर ट्रंक यानी कि धड़। ठीक है। खोपड़ी, धड़, कंधे, ठीक है, अपर लिम्स एंड फिर लोअर लिम्स, कंधे और कूल्हे। तो ये जो 4 हैं, इन 4 भागों को हम किस में बांट सकते हैं, अस्थि संस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन इसका। अब एक बार हम अस्थियों के कार्यों के पे भी अध्ययन कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है एक। तो अगर हम अस्थियों के कार्य की बात करें, देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर हम कार्य इसमें ना भी पढ़ें तो आपको मैं जनरली पूछूं तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि जो बोन्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे शरीर को एक आकार देती है। सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि आपके शरीर को क्या देती है, वो आकार देती है। तो अस्थि जो है वो हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, एक आकार हो गया है, उसके बाद हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है, सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। और जो अस्थियां हैं वो हमारे शरीर के नाजुक और जो कोमल अंग हैं,
जैसे दिल, मस्तिष्क और फेफड़े आदि को सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप जानते ही हैं कि बोन्स के कारण ही हम क्या करते, जो हमारे ऐसे कुछ कोमल पार्ट्स हैं, जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारा जो हार्ट है, वो सुरक्षित रहता है। तो ये किसके कारण सुरक्षित रहता है? ये हमारे अस्थियों के कारण ही सुरक्षित रहता है। इसके अलावा जो हमारी अस्थियां हैं, वो शरीर को आकृति देती हैं। आकृति मतलब आप देखते हैं ना कि आपकी आकृति कैसी है। अगर आपके बॉडी में इमेजिन करिए कि बोन्स नहीं होंगी, तो क्या आप अपने अपने शरीर की संरचना में आकृति जोड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आकृति रहेगी नहीं। आकृति का मतलब क्या होता है? शेप, यानी कि आपकी बॉडी की शेप कैसी है। तो शेप कौन प्रदान करता है? हमारी अस्थियां। तो जो अस्थियां हैं वो मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं, और व्यक्ति की लंबाई भी इन अस्थियों पर ही निर्भर करती है। समझ में आ रही है बात? यानी कि जितनी जितनी जिसकी जितनी लंबाई होगी, उसकी अस्थियां उतनी ही ज़्यादा लंबी होंगी। उसके बाद हमारे शरीर में उत्तोलक का कार्य करती हैं। जो अस्थियां होती हैं वो हमारे बॉडी में लीवर का भी कार्य करती हैं, जिसके कार्य करना जिससे कार्य करना हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे, अगर हम अस्थियों की बात करें, तो अस्थियां जो होती है वो हमारे शरीर में कई सारे जो खनिज हैं उनका भंडारण करती हैं। ठीक है, आप जानते भी हैं कि कई बार आपको बोला भी जाता है कि बॉडी जब खनिज की मात्रा कम हो जाती है, तो जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं वो जो खनिज है उसके भंडारण में भी सहायता करती हैं। इसके अलावा हम अस्थियों की बात करें, तो अस्थियों की जो मज्जा होता है, ठीक है, अस्थियों में जो मज्जा होता है वो क्या करता है? वो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि जो रेड ब्लड जो सेल्स होती हैं उनके निर्माण में सहायता करता है। कौन? जो अस्थियों के बीच में जो मज्जा होता है, ठीक है, जिसे शायद आप लोग बोन मैरो भी कहते हैं। तो अस्थियों के कार्य में आपको ये बेसिक उसके कुछ फंक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा सा भूल भी जाएँ तो बस मेन मेन चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहला है सपोर्ट, उसके बाद है प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, उनको प्रोटेक्शन देता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, लीवर का कार्य करता है। उसके बाद हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके निर्माण में भी सहायता करता है। तो ये कुछ उसके फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अस्थियों का वर्गीकरण। देखिए, आपने पढ़ लिया अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, कितने बोन्स होते हैं, उनका क्या फंक्शंस है। अब आपको जान लेना चाहिए कि अस्थियों का वर्गीकरण, यानी कि आप लोग देखते हैं ना कई बार कि आपकी बॉडी में ना यार कुछ आपकी बोन्स काफ़ी बड़ी होती हैं, यानी कि कुछ काफ़ी लंबी होती हैं, कुछ छोटी अस्थियां होती हैं। हाथ की अस्थि आप देखेंगे, ठीक है, अपने पैर की अस्थि देखिए, तो अंतर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटी और बड़ी का अंतर है। तो कुछ आपकी चपटी होती है, यानी कि आप फेफड़े देखेंगे, अगर आप लंग्स की बात करेंगे, जो लंग्स का वो होता है उसको आप कभी देखिए, अपने स्कल को देखिए, उसकी अस्थियों से आपको पता चल जाएगा, तो उसका भी एक अलग साइज़ है। ठीक है, और अगर आप अपनी वो रीढ़ की हड्डी देखें, ठीक है? तो जब अपनी रीढ़ की हड्डी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो अलग ही है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, वो बहुत इर्रेगुलर है। तो इस प्रकार से ना अस्थियों को भी हमने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आपकी जो फर्स्ट डिवीज़न है दैट इज़ लंबी अस्थियाँ। ठीक है? लंबी अस्थियाँ मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया शुरू में ही, लंबी अस्थियाँ। इसके अंतर्गत आप ये फिगर पहले आप लोग देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लंबी जो अस्थियाँ होती हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ अस्थियों की जो लंबाई है, वो अधिक होने के कारण ना उन्हें हम लंबी अस्थियाँ कह देते हैं। ठीक है? यानी कि कुछ ऐसी बोन्स होते हैं हमारे शरीर में जिनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उनको? लंबी अस्थियाँ। ठीक है? और ये अस्थियाँ जो होती हैं वो बेसिकली हमारे कंधे में, हाथ में और कूल्हे और टाँगों में होती हैं। तो आपको 4 जगह पे याद रखना है, ये जो अस्थियाँ हैं वो हमारे कंधे, टाँगों में, ठीक है, कूल्हों में और हाथ में। तो ये 4 जगहों पे ये अस्थियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और तो और ये जो अस्थियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में उत्तोलक का भी कार्य करती हैं। उत्तोलक का कार्य तो करती ही हैं, साथ ही साथ ये हमारी सहायता भी करती हैं। और जांघ की जो अस्थि होती है वो सबसे लंबी अस्थि मानी गई है। ठीक है, याद रखना है, जांघ की जो अस्थि होती है, यानी कि थाई की जो आपकी बोन है वो सबसे लंबी अस्थि मानी गई है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है लंबी अस्थियाँ। इसके अंतर्गत आपको कंधे, हाथ, कूल्हे और टांगों की अस्थियाँ जो है वो शामिल है। सेकंड बात कर लेते हैं छोटी अस्थियाँ। अब आप लोग यार कई बार देखते हैं कि कुछ अस्थियाँ तो इतनी बड़ी, यानी कि अपने पैर को देखिए और अपने हाथ को देखिए। हाथ यानी कि जो आपको जो फिंगर्स हैं,
तो आपको दिखेगा कि यार आपके फिंगर की बोन्स तो बहुत छोटी हैं, वहीं आपका पैर का जो बोन्स है वो बहुत बड़ा है। तो जो पैर के बोन्स हैं यानी कि जिनको हम शॉर्ट बोन्स बोलेंगे, ये जो अस्थियाँ होती हैं इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है और ये अस्थियाँ जो होती हैं वो भार में ना काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। भार में तो अब कम है, भार में काफ़ी ज़्यादा, आपका अपना हाथ ही ले लीजिए, अपनी फिंगर ही ले लीजिए आप। जस्ट इमेजिन कि अगर आपकी एक फिंगर से कई बार होता है ना बहुत सारी चीज़ें उठा लेते हैं। अब आप लोग देखिए कि आपकी फिंगर, उसमें जो बोन है वो बहुत छोटी है, परंतु एक फिंगर से आप कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है? तो ऐसे काम को आप कर पा रहे हैं। तो जो छोटी अस्थियाँ होती हैं वो देखने में तो भले ही छोटी लगती हों, भार बेशक उनका कम होता हो, परंतु वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। और शक्ति लगाने के लिए आप लोग याद रखिए कि हम इन्हीं अस्थियों का प्रयोग करते हैं। यानी कि छोटी जो अस्थियाँ होती हैं उनका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, शक्ति लगाने के लिए। हाथ आप देखते हैं, आप कुछ भी उठाते हैं, बेशक हाथ की हड्डी बहुत छोटी है, परंतु आप देखते हैं ना कि आप अपने डेली लाइफ में कितने सारे काम ऐसे करते हैं जो हाथों पे निर्भर करते हैं। आप कहीं पे भी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कहाँ से लगा रहे हैं, हाथों से लगा रहे हैं। ठीक है? यानी कि वहाँ पे शॉर्ट बोन्स का प्रयोग हो रहा है, तो हाथों की जो अस्थियाँ हैं वो शॉर्ट बोन्स के अंतर्गत आएंगी। ठीक है? उसके बाद है आपका चपटी अस्थियाँ। अब चपटी अस्थियाँ तो आप समझ ही सकते हैं, फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन्स जो है ना वो बेसिकली सुरक्षा की आवश्यकता वाले स्थानों पर होती हैं, यानी कि जहाँ जिन पार्ट्स को सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहाँ पे होते हैं। आप लोग देखते हैं कि इस प्रकार की जो बोन्स हैं वो बेसिकली, चपटी जो अस्थियाँ हैं वो हमारे लंग्स के बीच में काफ़ी मिलेंगी। ठीक है? और लंग्स में, ठीक है, इसके अलावा हमारे जो पूरा का पूरा जो स्कल है, ठीक है, जो हमारी खोपड़ी है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो आप लोग देखते हैं ना कई बार कि जो हमारा जो ये स्कल है वो हमारे ब्रेन की रक्षा करता है। ठीक है? तो ब्रेन की रक्षा करता है। हमारी जो पसलियाँ हैं वो हमारे हार्ट की, हमारे जो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसकी रक्षा करता है। तो इसी प्रकार से जो चपटी अस्थियाँ होती हैं वो सुरक्षा की आवश्यकता वाले स्थानों पर होती हैं। ठीक है? आप ये देख सकते हैं इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप लोग ये जो इस तरीके से जो बटरफ्लाई के शेप में है, ये इस प्रकार की जो बोन्स है वो हमारे शरीर की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए होती हैं। उसके बाद है आपका फोर्थ टाइप जो है वो है इर्रेगुलर। ठीक है? आपने पढ़ ली लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स। तो अब बारी है अव्यवस्थित, जिसे हम इर्रेगुलर कहते हैं। देखो आप लोगों ने देखा ही होगा आपके जो जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा देखा है ना आपने, बहुत ऐसे इस शेप में होती है, यानी कि वो इर्रेगुलर है, वो अव्यवस्थित है। तो जो ये इस प्रकार की जो अस्थियाँ होती हैं वो एक अलग ही आकृति की होती हैं। आप देख रहे हैं कि एक अलग ही आकृति है इसकी। ठीक है? तीनों से बिल्कुल ये मैच नहीं कर रही है। तो जो अव्यवस्थित बोन्स होती हैं, जो अव्यवस्थित अस्थियाँ होती हैं, वो एक अलग ही आकृति की होती है। ठीक है? जैसे आप लोग देखेंगे रीढ़ और चेहरे की कुछ ऐसी अस्थियाँ हैं, ठीक है, जो इसके उदाहरण हैं। तो आप अपने फेस की उसको देखेंगे, अपने फेस की बोन्स को देखिए, अपनी रीढ़ की बोन्स को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अव्यवस्थित है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर से छोटी है, फिर बीच में थोड़ा-सा ठीक है, फिर नीचे, और ये देखिए। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर की जो बोन्स होती हैं, उन्हें हम इर्रेगुलर बोन्स कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आपके 4 प्रकार हैं बोन्स के। सबसे पहला है लंबी अस्थियाँ, जिसमें आपके कंधे और हाथ और कूल्हे टाँगों की अस्थियाँ हैं। छोटी अस्थियाँ हैं, उसके बाद आपकी चपटी यानी कि फ्लैट बोन्स है, फिर फोर्थ है आपका इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है? तो आपका जो अस्थियों का वर्गीकरण वाला जो भी विषय है वो भी काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा, आई जस्ट होप। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका अस्थियों के प्रकार, यानी कि आज पूरा हम अस्थियों के बारे में समझेंगे। स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पढ़ लिया, तो अब बारी है टाइप्स ऑफ बोन्स की। ठीक है? तो सबसे पहले ना आप लोग जोड़ समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम थोड़ा फ्लेक्सिबल काम कर पाते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पे 2 या 2 से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं, उन स्थानों को हम जोड़ कहते हैं। ठीक है? आपको पता है जोड़ का मतलब, अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जोड़ मतलब जहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही हैं आके, तो 2 चीज़ों में आपको ऐड क्या कर देना है? बोन्स ऐड कर देनी है। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे 2 अस्थियाँ आके मिल रही हैं, ऐसे स्थान को हम जोड़ कहते हैं, यानी कि जॉइंट्स कहते हैं। अब जॉइंट्स के भी ना काफ़ी सारे प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपका अचल जोड़। ठीक है? अचल जोड़ के अंतर्गत आप लोग बता सकते हैं
कि जो ये अचल जोड़ है, इसमें ना हम जो ये रेशेदार ऊतकों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि जो रेशेदार ऊतक हैं उसके माध्यम से ये आपस में जुड़े होते हैं, और इस प्रकार के जोड़ जो होते हैं वो बेसिकली खोपड़ी और चेहरे और जबड़े में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अचल जोड़ है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो जोड़ हैं वो रेशेदार ऊतकों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और इन जोड़ों में किसी प्रकार की कोई गति भी नहीं होती। ठीक है, आप लोग देखते हैं ना कि आपका जो खोपड़ी है, आपके चेहरे में के जो जबड़े हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे अचल जोड़। ठीक है, अचल से याद रखना जो चल नहीं सकते, इसमें गति नहीं है। ऐसे कौन से जोड़ हैं, जो खोपड़ी है और चेहरे के जो जोड़ हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा होगा, ये आपका अचल जोड़ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो खोपड़ी है, जो स्कल है, वो किसी प्रकार का कोई गति नहीं करता है। आपका जो पूरा ये मुंह है, वो किसी प्रकार की कोई गति नहीं करता है, तो ये अचल जोड़ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है आपका थोड़ा गति वाले जोड़। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। अब थोड़ा गति वाले जोड़ से क्या मतलब है, ये भी समझ लो एक बार आप। देखो, ऊपर आपने पढ़ा अचल जोड़ जो गति नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे खोपड़ी और चेहरे के जोड़, समझ में आया। अब हम बात करेंगे थोड़ी गति, यानी कि जो गति कर रहे हैं लेकिन थोड़ी गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो जोड़ होते हैं वो थोड़ा बहुत ही हिल सकते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो थोड़ा ही बहुत गति कर सकते हैं। ठीक है, जो थोड़ी बहुत गति कर रहे हैं, जैसे रीढ़ की हड्डियों के जो जोड़ हैं वो इसमें इसके उदाहरण हैं। अब आपने कभी रीढ़ की हड्डी देखी होगी तो आप समझ सकते होंगे कि रीढ़ की हड्डी कैसी होती है। आप लोग देखते हैं ना, ऐसे हिल सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो जो मूव कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसे कौन से और वो होते हैं जॉइंट्स, थोड़ी गति वाले, इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर है आपका, आप लोग देख लीजिए इस फिगर में, इस प्रकार से ये जो है, कई बार होता है ना, हिलते हैं आप लोग तो पता चल जाता है। तो ये जो जॉइंट्स हैं इस प्रकार पे, यहाँ पे आके जो जॉइंट्स मिल रहे हैं, ये क्या बन जाएगा आपका, थोड़ी गति वाले जोड़। आप कभी कभी कुछ एक्सरसाइज करते हैं ना, नीचे झुकते हैं, खड़े होते हैं, तो ये इसी कारण तो पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे दो जोड़ मिल रहे हैं आके, और वो जोड़ थोड़ी गति कर रहे हैं, इसलिए इनको उनको नाम दे दिया है कि थोड़ी गति वाले जोड़, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जोड़ समझ लेते हैं, वो है असीमित गति वाले जोड़, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसके जो अधिकांश जोड़ है वो इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि बॉडी में जितने ज़्यादा जॉइंट्स हैं उसके 80 to 90% जो जॉइंट्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स या फिर असीमित गति वाले जोड़ के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों के जो सिरे होते हैं वो ढके होते हैं। ठीक है, तो जो अस्थियों के जो सिरे हैं वो कार्टिलाइड्स से ढके होते हैं, जो झटकों को सहन करके अस्थियों को रक्षा करते हैं। जो झटके जो हैं, कई बार लगता है ना आपको, एकदम से आप कुछ कहीं गिरते हैं, कुछ एकदम से आप शॉक हो जाते हैं, तो एकदम जो जो आपको झटके लग रहे हैं उससे आपके अस्थियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और इन जोड़ों के बाहर की तरफ जो लिगामेंट्स होते हैं, जो दोनों अस्थियों को मजबूती से बांधे रखते हैं। समझ में आ रही है बात। इसके अंतर्गत आप डालोगे टांगों और भुजाओं के जो जोड़ हैं वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये इसी का एक उदाहरण है। अब असीमित गति वाले जोड़ में ना, इसमें एक्चुअली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको फिसलने वाले जोड़, फिर है कब्जेदार जोड़, फिर है कॉर्डिलॉइड जोड़, काठीदार जोड़। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन ज़्यादा कुछ नहीं वो किया। आपको बस नाम से ही पता रखना है इसका, बस आपको उनका मतलब पता होना चाहिए कि असीमित जोड़ किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे अधिकांश जोड़ इसी श्रेणी में आते हैं जो अस्थियों के सैटेलाइट से ढके होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे जोड़ को जो हमारी अस्थियां होती हैं उनको सहायता करते हैं। इतना ही सिंपल आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो हमारा पार्ट 1 जो है उसके जो टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ठीक है, मैं आपका कोशिश करूँगी कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ। और यार, हम लोग आपके लिए इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग फिर भी टॉप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो कब मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा-सा मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के जो प्यार है वही मुझे मोटिवेट करता है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो प्लीज़ बनाए रखिए अपना साथ मेरे साथ, एंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फ़िलहाल तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछिए। 2 बार 3 बार देखिए इस वीडियो को, ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो सके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपसे धन्यवाद।